नमस्कार। विज्ञान संचार क्या, क्यों और कैसे, आज चर्चा का विषय हमारा ये रहेगा कि विज्ञान संचार क्या है, क्यों है और कैसे करें हम विज्ञान संचार। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो आज का विषय है या चर्चा है, इसमें दो पार्ट हैं। एक है कि विज्ञान संचार क्या है, क्यों है, कैसे करें, और जो दूसरा हिस्सा है वो रहेगा कि भारतीय संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में विज्ञान संचार में क्या क्या प्रगति की गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं इस चर्चा को एक कोट से शुरू करना चाहता हूं। वो कोट है, साइंस इज नॉट फिनिश्ड अंटिल इट्स कम्युनिकेटेड। और ये बहुत मशहूर एक सर मार्क वाल्फोर्ड थे जिन्होंने ये दिया था, जो वेलकम ट्रस्ट के डायरेक्टर भी रहे हैं और चीफ साइंटिफिक मेंबर रहे हैं, जो एडवाइजर रहे हैं यूके में। तो देखिए, उन्होंने भी कहा कि साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट की जानी चाहिए, जो भी साइंस में रिसर्च हुई है उसका संचार होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, साइंस है क्या। साइंस नाम शब्द जो आया है वो साइंटिया से आया है। साइंटिया एक रोमन भाषा का शब्द है जिसको हम ज्ञान कहते हैं। लेकिन जब भी विज्ञान की बात आती है, साइंस की बात आती है, हम इसको विज्ञान कहते हैं। उन्होंने कहा साइंटिया इज ज्ञान, लेकिन हम कहते हैं विज्ञान। इस वी का मतलब है ये विज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक विशेष ज्ञान है। तो हम इस ज्ञान को भी विशेष बनाते हैं साइंस बोलने के नाम से। इसके साइंस दूसरे अगर विषयों की बात करें उनसे थोड़ा सा अलग है। ये बहुत ही सिस्टमैटिक एंटरप्राइज है, बहुत ही व्यवस्थित है। बगैर व्यवस्था के कोई चीज हम विज्ञान में नहीं कर सकते। हमें हर स्टेप को सिस्टमैटिक तरीके से चलना ही पड़ेगा। इसलिए हम उसको एक विशेष ज्ञान की तरफ या विज्ञान की भाषा दे पाते हैं। और फिर हम उसमें कुछ टेस्टेबल, जो टेस्ट किए जा सकें। दूसरे विषयों के साथ ऐसा नहीं है कि हम उसको कुछ टेस्ट कर सकें। लेकिन विज्ञान में जब भी हम कोई बात कहते हैं तो उसके टेस्टेबल एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमारे पास होने चाहिए। और उन्हीं के बेसिस के ऊपर, उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस के ऊपर हम प्रेडिक्शन करते हैं। और प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि प्रेडिक्ट कर दिया कि ये ठीक है। नहीं, प्रेडिक्ट का मतलब है कि ये हो सकता है या नहीं, ये बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हम प्रेडिक्शन करते हैं कि इनके बेसिस पे ये रिजल्ट्स हैं, और जो आज तक सही हैं। आज के बाद विज्ञान ऐसा विषय है जो आज तक की बात सही कहता है। आज के बाद क्या होता है वो बाद में देखेंगे। तो इसी तरीके से हम बात करें तो इस विषय के कुछ लक्षण हैं, बहुत ही अलग तरीके के लक्षण हैं विज्ञान के। हैं, सबसे पहले है कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती, कोई बायसनेस नहीं होती। वो बहुत ऑनेस्ट है। मैं कह दूं, विज्ञान की बात करें तो बहुत ऑनेस्ट है, और कोई सब्जेक्टिविटी उसमें नहीं है, इसलिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव है। वेरीफाइबिलिटी भी है, हम बिल्कुल उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहां भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, अमेरिका में भी कर सकते हैं, यूरोप में भी कर सकते हैं। और हर व्यवस्था में उनके रिजल्ट सेम या सिमिलर आने चाहिए, तभी हम कहते हैं कि यह साइंस का विषय है। और एक खास बात होती है कि कभी विज्ञान ये नहीं कहता कि ये अच्छा है या बुरा है। एथिकल न्यूट्रलिटी है, वो तटस्थता है उसमें। वो बिल्कुल ये नहीं कहता कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है और कैसे काम करता है। शायद ये विज्ञान की खूबसूरती भी है। और मैंने कहा था कि बहुत ही सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन है। जब हम वैज्ञानिक विधि की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या क्या स्टेप्स हम विज्ञान में लेते हैं, जो शायद दूसरे विषयों के बारे में नहीं कहा जा सकता कि हम उसी तरीके से बात करते हैं जिस तरीके से हम विज्ञान की बात करते हैं। तो सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप,
दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से होगा। तो ये उसका लक्षण है। जो भी रिजल्ट्स आते हैं विज्ञान में वो रिलायबल होते हैं, और रिलायबल है आज की परिस्थितियों में। शायद कल की परिस्थितियों में वो रिलायबिलिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन रिलायबल रहेंगे। वो आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, लेकिन रिलायबिलिटी चेंज होती रहती है और रहनी चाहिए। दो बड़ी अजीब सी लक्षण है विज्ञान के, एक्यूरेसी भी है उसमें और प्रिसिजन भी है ना। कुछ लोग इसको प्रिसिजन को और एक्यूरेसी को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। तो मैं बता दूं, एक्यूरेसी है बिल्कुल एक्यूरेट होना। जो मान लो, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कोई 50 ग्राम की चीज है तो 50 ग्राम ही आना चाहिए, दैट इज एक्यूरेसी, ठीक है। लेकिन प्रिसिजन ये होता है कि जब हम उसको बार बार तोलते हैं तो 45, 50 और 55 नहीं आना चाहिए, वो 49 और 50 हो सकता है। तो एक्यूरेसी भी होती है। ये दोनों ही चीजें विज्ञान के साथ खास बात है। विज्ञान के साथ एक्यूरेसी भी है और विज्ञान के साथ प्रिसिजन भी है, दोनों ही चीजें हैं। तो एक्यूरेट होना और प्रिसाइज होना, ये दोनों ऐसे विज्ञान के लक्षण हैं जो शायद किसी और विषय के साथ नहीं होते हों। और इन सब लक्षणों के बूते पे हम कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं, और ये प्रेडिक्शंस हम बताते हैं आज के दिन ये सही है, और फिर थ्योरी बनती है, फिर नियम बनते हैं, विज्ञान के कानून बनते हैं, विज्ञान के थियरीज, नियम, सारी चीजें बनती हैं। नियम इसी से लगती मैं एक और बात कह दूं कि नियम आज जो परिस्थितियां हैं, आज जो विज्ञान की नॉलेज है, विज्ञान का ज्ञान है, वहां तक सही है। ये नियम कल को चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि साइंस इज डायनामिक। ये लगातार आज एक प्रश्न का उत्तर देती है तो 10 प्रश्न खड़े होते हैं। शायद और किसी विषय के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो विज्ञान के लक्षण को दूसरे विषयों से थोड़ा सा भिन्न करते हैं। इन चीजों के साथ जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो हम विशेष ज्ञान की तरफ जाते हैं, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। थोड़ी सी बात वैज्ञानिक विधि की भी बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक विधि में सबसे पहले बात आती है कि हम प्रश्न करें, कोई चीज कैसे है तो इसके पीछे क्या राज है, ये हमारा प्रश्न होना चाहिए, और प्रश्न होता है। विज्ञान ने आज तक जो तरक्की की है वो सिर्फ इसी बूते पे की है कि हमने प्रश्न पूछा है। हर बारी प्रश्न पूछा है कि धरती गोल है या नहीं है, हमने प्रश्न पूछा है। धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है या सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है, हमने प्रश्न पूछा है। और इसीलिए हम जियोसेंट्रिक से हीलियोसेंट्रिक तक पहुंचे हैं। शायद ऐसा प्रश्न नहीं पूछते तो हम शायद नहीं पहुंच पाते हीलियोसेंट्रिक तक। और जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमारी जो प्रश्न पूछना है वो ऑब्जर्वेशन की तरफ जाता है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। हमने दिन रात बनते हुए देखे तो हमने जियोसेंट्रिक की बात की होगी शायद कभी, है ना। लेकिन उसके बाद जो हमने ऑब्जर्वेशन की, उसके बेसिस पे हम दूसरे तर्क तक पहुंचे कि नहीं, जियोसेंट्रिक नहीं, हीलियोसेंट्रिक की बात करते हैं। अगर आपने कुछ ऑब्जर्व किया है तो आप कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कि चलो इसके बारे में पता लगाते हैं कि जो हमने ऑब्जर्व किया या जो हमने प्रश्न उठाया था उसके पीछे क्या राज हैं। ये राज जो हैं ये सिर्फ बैकग्राउंड रिसर्च है, ये प्रॉपर उसकी तरफ साइंटिफिक रिसर्च की बात नहीं करते, लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड में रिसर्च करते हैं हम। और जब ये हमारी बैकग्राउंड की शोध जब कंप्लीट होता है तो हम अपने मन में एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये शायद ऐसे है। पत्तों का रंग, पेड़ के पत्तों का रंग हरा होता है, ये हमारी हाइपोथेसिस बनी। अब हम थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएं कि क्यों होता है, चलो देख लेते हैं। क्या किसी ने इंजेक्शन से रंग भरा है? तो हम पत्ते को तोड़ के भी देखते हैं। ये सारी काम करके देखते हैं, शोध करते हैं हम, और फिर थोड़ी सी हाइपोथेसिस बनाते हैं, नहीं किसी ने रंग तो नहीं भरा है, ये तो कुछ अलग बात है। तो जब हम इस बात पे जाते हैं तो हमारा लॉजिक शुरू होता है
कि शायद किसी ने पत्तों में, पेड़ में रंग नहीं भरे हैं, फूलों में रंग नहीं भरे हैं, ये कुछ अलग बात है। तो हम लॉजिक पे जाते हैं जब हमारी प्रॉपर विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च शुरू होती है, और उसके लिए हम अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, कभी ये प्रयोग करते हैं, कभी वो प्रयोग करते हैं, और फिर हम पता लगाते हैं कि शायद जो हमारी हाइपोथेसिस है, अब एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हमारी हाइपोथेसिस गलत भी हो सकती है, हमारा हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है। तो लेकिन ये मतलब नहीं है कि हमारी हाइपोथेसिस गलत है तो हमने साइंस नहीं की है, हमने रिसर्च नहीं की है, और हमने जो सोचा था, हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी, उस पर हम खरे नहीं उतरे तो कोई और बात है, तो हम दूसरी रिसर्च की तरफ जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों में एक्सपेरिमेंटेशन अपना रोल अदा करता है कि हमने उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और एक्सपेरिमेंट करके कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं, और कंक्लूजन्स को हम ये कहते हैं कि इन परिस्थितियों में ये एक्सपेरिमेंट करके हमने ये निष्कर्ष निकाले हैं। अच्छे हैं बुरे हैं कभी नहीं कहते, सही है गलत है ये नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे अनुसार जो हमने हाइपोथेसिस बनाई, हमने एक्सपेरिमेंट किए, वो कंक्लूजन्स ये हैं। तो इस तरीके से इस विधि को हम अपनाते हैं विज्ञान में। और शायद किसी विषय की बात करें, दूसरे विषयों की बात करें, हैं? जब भी हम साइंस की बात करते हैं, एक तो मैं थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि विज्ञान ज्यादातर हम नेचुरल साइंसेस की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और शायद मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सब की भी बात करते हैं। दूसरी जो मेन बात है कि हम जब भी साइंस की बात करते हैं तो हम साइंस और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी को अलग अलग नहीं कहते हैं। जब हम, हालांकि टेक्नोलॉजी साइंस का प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, आज की जो साइंस है वो कल की टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम कम्युनिकेशन के हिसाब से साइंस और टेक्नोलॉजी को या इंजीनियरिंग को भी एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। इसलिए कभी भी साइंस और टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन नहीं कहते, हम साइंस कम्युनिकेशन के नाम से ही कहा जाता है। बहुत साइंस उतनी पुरानी है शायद जितनी सभ्यता भी नहीं कहूंगा, जितना बिग बैंग थियरी पुरानी है, और शायद बिग बैंग भी साइंस का ही परिणाम है, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, आज के साइंस की बात करते हैं, आधुनिक साइंस की बात करते हैं, तो हम इसको ट्रेस करते हैं कि कितना पीछे जाएं। हालांकि सभ्यताएं हर उसमें पनपी हैं, हर कॉन्टिनेंट में पनपी हैं, लेकिन कहीं कोई सभ्यता ने ज़्यादा काम किया, किसी सभ्यता ने कम काम किया। हमारे यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता थी, चीन में चीन की सभ्यता थी, लेकिन आज को जो मॉडर्न साइंस कहते हैं हम, इसका हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो हम प्राचीन मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसकी तरफ जाते हैं, जो करीब 3500 BC ईस्वी पूर्व पे बात करें, और वहां पे कभी विज्ञान का नाम नहीं लिया गया। वहां पे कहा गया कि ग्रीक नेचुरल फिलॉसफी, उससे हमारी बात शुरू होती है। विज्ञान के तरीके से शुरू नहीं हुआ, शायद वो नेचुरल फिलॉसफी की तरह से शुरू हुआ। इनका जब भी हम मिस्र की बात करें या मेसोपोटामिया की बात करें, तो हम ज़्यादातर योगदान उनका गणित में मानते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। एस्ट्रोनॉमी हमेशा से ही विज्ञान का अहम हिस्सा रहा है, डेवलपमेंट का हिस्सा रहा है। क्योंकि आदमी जब से आया है धरती के ऊपर, उसने चांद तारों को सबसे पहले देखा है, और हेल्थ की बात भी जरूर रही है, इसलिए मेडिसिन की भी बात रही है हमेशा से। तो इन्होंने मेन प्रमुख योगदान रहा मॉडर्न साइंस को डेवलप करने में, हैं? तो इसी तरीके से जब भी हम रेनेसां की बात करते हैं, पुनरुत्थान की बात करते हैं, जो 10वीं से 13वीं शताब्दी तक यूरोप में रहा, उसने शायद आधुनिक साइंस का बेस तैयार किया। और अगर ये पुनरुत्थान नहीं होता, रेनेसां नहीं होता, तो शायद 16वीं शताब्दी में यूरोप में, जिसको हम वैज्ञानिक क्रांति के नाम से जानते हैं, शायद नहीं आती। तो वैज्ञानिक क्रांति का आधार अगर हम माने, तो मैंने जिक्र किया है शायद
ग्रीक सिविलाइजेशन का, लेकिन सारे ही सिविलाइजेशंस ने अपना अपना योगदान अपने तरीके से दिया है। कहते हैं कि सबसे पहला कैलेंडर चाइनीज सिविलाइजेशन ने दिया था, तो हो सकता है कि जो कैलेंडर की जब बात आती है तो हम चाइनीज सिविलाइजेशन की तरफ अपना रुख करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो योगदान है मॉडर्न साइंस में या औद्योगिक क्रांति में वो मिस्र की सभ्यता से या मेसोपोटामिया की सभ्यता से माना जाता है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान बगैर लक्ष्य के काम करता है, कुछ एम भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा जो विज्ञान या विज्ञान की जब बात करते हैं तो ये लक्ष्य रहित हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहली बात है कि जब हम विशेष ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान किसके बारे में सबसे पहली बात आती है। तो ज्ञान किसके बारे में, मैं बता दूं, पूरी नेचर को समझने के लिए जो भी ज्ञान हो उसको शायद विज्ञान कहा जाता है। किसी खास चीज के बारे में नहीं बताता है, वो पूरे नेचर के बारे में बताता है। जो प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो क्या हैं और कैसे हैं, शायद विज्ञान इन सब चीजों को बताता है। तो ये विज्ञान का थोड़ा सा लक्ष्य है, वो लॉजिक पे आधारित होना चाहिए। बगैर लॉजिक के अगर कोई बात कही जाए तो शायद उसको विज्ञान नहीं मानेगा। विज्ञान बार बार कहेगा आपने जो बात कही है उसको जरा बताइए तो लॉजिकली कि क्या है ये, हमेशा ऐसे बात करते हैं। ठीक है, तो सारे वैज्ञानिक बिल्कुल जांच के कुछ माध्यम हैं जिनसे ये सारी चीजें जो ज्ञान है हमारा प्राप्त होता है हमें विज्ञान के बारे में। और पहले प्रश्न पूछना और उसका संभावित उत्तर जानने के बाद हम योजना तैयार करते हैं कि विज्ञान को जानने की ये योजना या ये तरीका हो सकता है, हमें उस पे जाना चाहिए। चलिए, ये बात थी कि विज्ञान क्या है, विज्ञान क्यों जरूरी है, ये हम जानेंगे अभी कि क्यों चाहिए विज्ञान। होए ठीक है, धरती घूमती है, घूमे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन क्यों? क्या इस सारी चीजों का क्या इस विज्ञान का सीधा ताल्लुक हमारे से है या नहीं है? शायद मेरा बोलना, मेरा खड़ा होना, मेरा चलना, मेरा सोना, सब कुछ ही तो विज्ञान है। अगर मैं बोल पा रहा हूं आपको, वह विज्ञान, जब मैं कहता हूं विज्ञान सुनाई देता है, शायद यह भी विज्ञान ही है। मेरी वोकल कॉर्ड्स कैसे काम करती हैं, यह भी सब विज्ञान की बात है। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि विज्ञान इस समाज में हर एक के लिए जरूरी है, चाहे वो साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना हो, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, चाहे वो महिलाएं क्यों ना हो। हर आदमी विज्ञान को इस्तेमाल करता है और उससे प्रभावित होता है। तो सारी समाज को अगर कोई चीज प्रभावित करती है तो हमें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सोते जागते रात भर दिन भर हैं, अब तो सपनों की भी साइंस, सपनों में भी विज्ञान है, शायद ऐसा लोग कहते हैं। तो हर एक स्टेप हमारा आज के दिन विज्ञान उस पर गहरा प्रभाव डालता है। और प्रौद्योगिकी, जिसकी मैंने टेक्नोलॉजी की बात करी थी, टेक्नोलॉजी हमेशा आदमी की जरूरत रही है और हम उससे प्रभावित रहते हैं। इसीलिए विज्ञान को समझना, विज्ञान को जानना हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक दिन सोच के देखिए कि आज बगैर साइंस के काम करना है, क्या पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन भी अपना जीवन बगैर विज्ञान को प्रयोग किए, विज्ञान से प्रभावित हुए गुजार सकता हूं। शायद ये एक साधारण सी बात है, लेकिन बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, और किसी के बारे में सोचिए ना कि आज विज्ञान को इस्तेमाल नहीं करना और मैंने पूरा दिन गुजारना है, क्या हो सकता है? पॉसिबल है? शायद इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा हर पल विज्ञान से प्रभावित है। और हमें जब भी जरूरत पड़ती है तो हम विज्ञान की सहायता लेते हैं।
इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमें मोबाइल की ज़रूरत है तो हम जाते हैं कि मोबाइल चाहिए हमें, ठीक है। अगर हमें बीमारी के दौरान किसी दवाई की ज़रूरत है तो भी हम विज्ञान की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ विज्ञान ने ऐसा ही नहीं किया है कि इस तरीके से, विज्ञान ने हमें दुनिया को समझने की ताकत भी दी है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वो विज्ञान ने ही दी है, विज्ञान की ही देन है, हाँ। इसलिए विज्ञान और भी ज्यादा अहम हो जाता है। विज्ञान, मैंने बताया कि हमारे जीवन में सुधार भी करता है। हम अच्छी लाइफ जी सकें, हम अच्छा जीवन जी सकें, इन सब चीज़ों के पीछे चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो, और चाहे हमें साफ ऊर्जा चाहिए, हमें एनवायरनमेंट खराब ना हो, हमारा साफ पीने का पानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हैं, और आज के दिन भी वो हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखती हैं जितना वो पहले रखती थी। तो इस तरीके से अगर बात करें तो जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर ये महत्व है, क्या है साइंस और क्यों है, और फिर हमारे तक कैसे पहुंचे, ये बड़ा प्रश्न है। कैसे पहुंचे, कैसे में अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं, कम्युनिकेशन भी एक शब्द है, कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब है हम उसको साझा करें। अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है तो हम उसको साझा करें। इसी तरीके से वैज्ञानिक के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है विज्ञान की, तो वो उन सब चीज़ों से साझा करे। लेकिन साझा करना इतना आसान नहीं है। विज्ञान की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को आम आदमी शायद नहीं समझता है। तो शायद ये वैज्ञानिक का कर्तव्य बन जाता है कि उस बात को, अपनी बात को, साइंस की बात को किस तरीके से आम आदमी तक लेके जाए। और इसके लिए बहुत सारे संकेत हैं, बहुत सारे मीडियम हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, और उस जो इंफॉर्मेशन है, जो वैज्ञानिक के पास इंफॉर्मेशन है, जो विज्ञान की इंफॉर्मेशन है, वो वैज्ञानिक उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक लेके जाता है, अपने बहुत सारे तरीके साधन अपनाता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि विज्ञान संचार, एक एक्सपर्ट दूसरे नॉन एक्सपर्ट को कोई बात समझाता है, इसको भी कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन यह एक तरफा नहीं है। शायद जिसको हम नॉन एक्सपर्ट समझते हैं वो भी कुछ ना कुछ जानता है, वो अपनी भाषा से जानता है, अपने तरीके से जानता है। हो सकता है कि वैज्ञानिक ने ही उसको वो ताकत दी हो कि वो उसको समझ सके, लेकिन उसकी भाषा अलग होती है, विज्ञान की भाषा अलग होती है। तो विज्ञान की भाषा और टर्मिनोलॉजी, जिसको हम कहते हैं, शब्दकोश जो होता है विज्ञान का, बिल्कुल अलग होता है, उसकी लैंग्वेज अलग होती है। तो जब भी कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम किस तरीके से किसी इंफॉर्मेशन को एक समूह से दूसरे समूह तक ले जाएं। और खासकर जब विज्ञान संचार की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ वैज्ञानिक ही चाहिए जो संचार कर सकें एक से दूसरे तरीके, नहीं। बिल्कुल, अगर वैज्ञानिक बात कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई जर्नलिस्ट बात कर सकता है, कोई पत्रकार बात कर सकता है, लिख के बात कर सकता है, बोल के बात कर सकता है, तो उसको भी विज्ञान संचार में अपना योगदान देना चाहिए। दूसरा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना पत्रकार हैं ना वैज्ञानिक हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे संचारक हैं, बोलते बहुत अच्छा है, वो अपनी बात को बहुत सहज तरीके से दूसरे से साझा कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की शायद आज के दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर हमारे देश में, कि वो इन्वॉल्व हों कि हम विज्ञान का संचार करने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए जो भी माध्यम वो ठीक समझते हैं उस माध्यम का इस्तेमाल करके ही हम कर सकते हैं, वैसे नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक अपने तरीके से विज्ञान का संचार करते हैं। वो अपने लेख वैज्ञानिक पत्रिकाओं में लिखते हैं, ये एक तरीका है उनका, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड आदमियों तक जाता है। कोई दूसरा वैज्ञानिक ही उस भाषा को समझ सकता है और वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा जो वैज्ञानिक होते हैं वो कई बार सोचते हैं कि नहीं, मैंने जो काम किया है वो आम जनता तक भी पहुंचाना चाहिए, आम जनता तक भी लेके जाते हैं। लेकिन
ज़्यादातर मैं जब भी किसी वैज्ञानिक से, ज़्यादातर वैज्ञानिकों से बात करूं तो शायद किसी भी मीडियम से के सामने आने से थोड़े से शाई फील करते हैं, थोड़े से शर्माते हैं, क्योंकि वो दूसरे चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, शायद इसलिए। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे वैज्ञानिक, बहुत अच्छे संचारक रहे हैं। प्रोफेसर यशपाल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं और बहुत बड़े संचारक रहे हैं। तो ठीक है, वैज्ञानिक अपनी बात पत्रिकाओं में लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो वहां भी अपनी बात को साझा करते हैं। हाँ? लेकिन जब भी पॉपुलराइजेशन, लोकप्रियता की बात करते हैं विज्ञान की, तो शायद वैज्ञानिक आम जनता तक विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में भी सहायता करते हैं। दूसरी तरफ अगर पत्रकारों की बात करें, बिल्कुल औपचारिक है उनका संचार। मैं बता दूं, पत्रकार बिल्कुल औपचारिक तरीके से संचार करते हैं, जिस तरीके से वैज्ञानिक करते हैं। वो अखबारों में रोज जो समाचार पत्र आते हैं, या रेडियो हो या टेलीविजन हो, उस पर बहुत ही फॉर्मल तरीके से विज्ञान का संचार किया जाता है। ठीक है, और इसमें ये नहीं जरूरी है कि वो विज्ञान को समझते हैं या ना समझते हो, लेकिन वो उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के, और वो समझते हैं क्योंकि वो पत्रकार हैं, तो वो उस मीडियम की विशेषताओं को समझते हैं। वो टेलीविजन की भाषा को समझते हैं, वो अखबार की भाषा को समझते हैं, उसी भाषा का इस्तेमाल करके वो शायद इंफॉर्मेशन को आगे ले जाते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि जिसको इंफॉर्मेशन दी गई है उसके दिमाग में कुछ प्रश्न आते हैं, तो जो जर्नलिस्ट है या पत्रकार है, वो दोबारा से फिर वैज्ञानिक की तरफ जाता है कि मुझे पता तो लगे कि इसका आंसर क्या है। तो वो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना हो के हल्का सा इनडायरेक्ट हो जाता है, जिसको हम पत्रकार द्वारा अगर विज्ञान के संचार की बात करें तो। तीसरा बहुत ही रोचक है ये, बल्कि संचारक जिसको हम कहा जाए, ना उसकी विज्ञान में महारत है, ना उसकी पत्रकारिता में है, लेकिन वो जुड़ा हुआ है उन लोगों से जिन लोगों के साथ उसको संचार करना है, जिन लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है। और शायद संचारक ऐसा रोल अदा कर सकते हैं अपना, जो ना वैज्ञानिक कर सकते हैं ना पत्रकार कर सकते हैं। भाषा को समझना, जिसको हम समझाना चाहते हैं, उसकी भाषा को समझना, उसके सेटअप को समझना कि वो किस सेटअप में काम करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है। लेकिन इसमें संचारक को जो सबसे बड़े ध्यान रखने की बात है कि कोई विज्ञान की बात एक तो तोड़ मोड़ के पेश ना की जाए, एक उसको डाइल्यूट ना किया जाए, इंफॉर्मेशन के तरीके से जाए, तो विज्ञान का संचार हम एक अच्छे तरीके से, और हमें समय है कि हम वैज्ञानिक भी इस्तेमाल करें, पत्रकारों को भी इस्तेमाल करें, और ऐसे संचारक को भी इस्तेमाल करें जो विज्ञान का संचार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब भी संचारक कोई बात को लेके जाता है, लोगों तक लेके जाता है, तो वो अपने टारगेट ऑडियंस को देख के अपनी कौशल को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और उनसे फीडबैक लेना कि उनकी समझ में आई कि नहीं, जिसको मैंने समझाया उसके समझ में आई कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। और इस तरीके से बार बार संचारक को अपना ज्ञान को ताजा करना पड़ेगा, तभी हम विज्ञान संचार की भाषा को या विज्ञान संचार को अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। चलिए इस वार्ता के दूसरे हिस्से को भी हम कुछ टच करते हैं, और अब हम बात करते हैं कि भारतीय संदर्भ में विज्ञान संचार का क्या हाल है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान संचार बहुत नई चीज है भारत के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। विज्ञान संचार शायद आज से 2-3 सदी पहले की भी बात करें, क्योंकि मैं बता दूं हल्का सा फर्क है आज की साइंस में, मॉडर्न साइंस में, और जो पहले लोग करते थे। पहले वो इंडिविजुअली ओरिएंटेड होता था, अकेला आदमी रिसर्च करता था, कोई भी डिस्कवरी करता था, कोई भी अनुसंधान करता था, वो इंडिविजुअल होता। आजकल बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं
और 19वीं सदी में जाएं तो बीरबल साहनी के पिता जो थे रुचिराम साहनी, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी जो भी शोध होता था उसको लोगों तक ले जाते थे, बताते थे। तो ये आज की ही बात करते हैं तो आज लगता है कि सब्जेक्ट बहुत नया है, लेकिन पुरानी बात है। हाँ, हम गुलाम रहे हैं, इसका एक दूसरा पहलू ये भी रहा है कि जिन्होंने राज किया है उन्होंने अपने तरीके से चीजें चलाई हैं, लेकिन जैसे ही हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है उसके बाद हमने विज्ञान संचार को दूसरा पहलू दिया है। क्योंकि सबसे पहले विज्ञान की बात करने वाले शायद हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने अपनी किताब में ही साइंटिफिक टेम्पर की बात की है, वैज्ञानिक चेतना की बात की है, जो कि विज्ञान संचार से थोड़ा सा ऊपर है, कि हम विज्ञान को डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें। और शायद वो आज हमारा जो संविधान है उसका भी हिस्सा हो गई है ये वैज्ञानिक चेतना। हाँ, पहले जो बात की जाती थी, जब संचार किया जाता था, वो बिल्कुल सोशल, इकोनॉमिक सारी चीजों को देखते हुए हम संचार करते थे किसी भी चीज का। इसीलिए कभी भी विज्ञान को विज्ञान के संचार के तरीके से बात नहीं की गई। और इसीलिए सबसे पहले अगर कोई बात की जाए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो शायद सबसे पहले विज्ञान मंदिर बनाया गया, उसको भी विज्ञान मंदिर कहा, है ना, साइंस टेम्पल क्योंकि हमारे समाज का एक अलग तरीके से हिस्सा रहा था, इसलिए हमने उसको भी विज्ञान संचार के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उसको विज्ञान मंदिर कहा, जो शायद 1953 में सबसे पहला विज्ञान मंदिर है। दिल्ली में ही मैं बात करूं तो वो दिल्ली में ही है। और शांति स्वरूप भटनागर जो CSIR के पहले डायरेक्टर थे, उनका फार्म हाउस है, उनके फार्म हाउस के अंदर विज्ञान मंदिर है जो आज भी है। तो वहां से लोगों को, और खासकर इसको जो हमारी सोसाइटी थी, जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी कहते थे, और इसको इस्तेमाल भी इस तरीके से किया जाता था कि हम एग्रीकल्चर की बात करते थे जाके, कि ये इस मौसम पे ये आप फसल उगाइए, ये खाद इस्तेमाल कीजिए, इस तरीके से उस विज्ञान मंदिर का इस्तेमाल किया जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता समय बदला और जो हमारा मंत्रालय है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उसके तहत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। और ऑल इंडिया रेडियो से भी, जो आजकल भी शायद ग्राम संसार एक प्रोग्राम चलता है, तो शायद वो भी डायरेक्टेड था कि हमारे जो समाज में ज़्यादा लोग हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनकी बात की जाए, उनसे बात की जाए। और हम ये भी सोचते थे कि वो पिछड़े लोग हैं, तो उनके उत्थान के लिए हम ज़्यादा बात करें। तो ऑल इंडिया रेडियो पे जब प्रोग्राम शुरू हुए वो बिल्कुल आर्थिक और सोशल सामाजिक दृष्टि से जो आखिरी आदमी होता है उस तक ले जाने की बात को लोग प्रसार करते थे। लेकिन बाद में अलग अलग प्रोग्राम विज्ञान के ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो गए थे। और क्योंकि रेडियो ऐसा माध्यम है जो जन जन तक फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा रेडियो स्टेशंस हर भाषा में काम करते हैं इस देश के अंदर, तो उसकी पहुंच ज़्यादा थी, इसलिए हमने रेडियो का इस्तेमाल किया। हालांकि जब 1959 में टेलीविज़न आया तो हमने टेलीविज़न के थ्रू भी बहुत सारी बातें विज्ञान की करने की कोशिश की। लेकिन सारी कोशिशों के बाद शायद 15 जनवरी 2019 तक हम किसी विज्ञान के चैनल की बात नहीं कर पाए। कोशिशें बहुत हुई हैं, बहुत कोशिशें हुई, और एक बार ही लगता था कि शायद विज्ञान का कोई चैनल शुरू हो जाएगा। लेकिन शायद 15 जनवरी 2019 को आगे छोटी सी बात आएगी जब मैं उसका जिक्र करूंगा कि कैसे आज के दिन हम डीडी साइंस की बात करते हैं। एक जब ये बात चली कि चलो टेलीविज़न भी है, रेडियो भी है हमारे पास, तो इसी टाइम पे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स जो संग्रहालय बने, विज्ञान के संग्रहालय बने, उनका गठन किया गया। और 3 लेवल के ऊपर, एक राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, एक रीजनल लेवल के ऊपर और एक बिल्कुल लोकल लेवल के ऊपर, हर स्टेट में कोई म्यूजियम होना चाहिए विज्ञान का। हाँ, प्लेनेटेरियम भी शुरू किए गए थे।
और शायद इसकी जो शुरुआत की थी वो बिट्स पिलानी में एक प्लेनेटेरियम से हुई थी। एक नेशनल भौतिक प्रयोगशाला है दिल्ली में, उसमें भी एक छोटा सा प्लेनेटेरियम बनाया गया था। ये बहुत पहले की बात है। तो इस तरीके की कोशिशें शायद स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई। इसके बाद बात यहीं तक नहीं रोकी, फिर भी लगा कि शायद हम जो अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं विज्ञान संचार में वो नहीं हो पाया। तो NCSTC, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ये 1982 में DST के तहत एक बनाया गया, जिसका एक मैंडेट था कि वो विज्ञान का प्रचार करे, प्रसार करे, और किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है विज्ञान के संचार करने में तो भी NCSTC अपना काम करे। इसके लिए ये स्थापित की गई। इसी कड़ी में एक और नाम आया विज्ञान प्रसार, जो कि DST की एक ऑटोनॉमस बॉडी है। पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस में विज्ञान प्रसार का बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो आज भी उसी तरफ अग्रसर है। और इसी के तहत विज्ञान प्रसार में आज 15 जनवरी 2019 को दूरदर्शन चैनल के ऊपर 1 घंटा विज्ञान को कार्यक्रम दिया गया है, जो कि एक पहल है कि हम एक विज्ञान का अपने तरीके का एक चैनल शुरू कर सकें। और इसी तरीके से एक IPTV, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, जिसको उन्होंने इंडिया साइंस का नाम दिया गया है। ये 2 बहुत बड़े अहम स्टेप्स हैं जो हम विज्ञान संचार की तरफ एक बहुत बड़ा कदम माने। ऐसे ही एक बहुत बड़ी संस्था है देश में, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। उसके तहत एक PID, पब्लिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट बोलते थे पहले उसको, आजकल उसको निस्केर बोलते हैं। एक ऐसे डायरेक्टरेट का गठन हुआ जिसके तहत विज्ञान प्रगति करके पॉपुलर साइंस की मैगजीन शुरू हुई, ये पत्रिका शुरू हुई। आज वहां 3 पत्रिकाएं निकलती हैं जो पॉपुलर साइंस के लिए हैं, और 19 के करीब वैज्ञानिक जर्नल्स निकलते हैं। निस्केर एक बहुत बड़ा नाम है जो विज्ञान संचार में अपना योगदान दे रहा है। साइंस रिपोर्टर वहां से निकलती है जो इंग्लिश में साइंस का संचार करती है। विज्ञान प्रगति हिंदी में है। और साइंस की दुनिया, शायद निस्केर पहला एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उर्दू में भी अपना विज्ञान संचार की व्यवस्था स्थापित की उन्होंने। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सरकार की तरफ से शुरू किए गए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रही। कुछ साइंस मूवमेंट शुरू हो गए, और शायद एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है, वो फिजिसिस्ट थे, और जिन्होंने फिजिसिस्ट होते हुए सोसाइटी और साइंस का क्या ताल्लुक है आपस में, उसमें बहुत बड़ा काम किया है। सोशल फंक्शन ऑफ साइंस, ये एक किताब लिखी JD बर्नाल, और इसने सबसे पहला जो काम किया था कि इन संस्थाओं से बाहर निकल के साइंस मूवमेंट को एक गति दी थी। और उसके तहत बहुत सारी एसोसिएशंस जो हैं, एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन साइंस राइटर्स एसोसिएशन, इस तरीके की जो संस्थाएं हैं, उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया ताकि विज्ञान का संचार जन जन तक पहुंचाया जा सके, ये किया जा सके। पीपल साइंस मूवमेंट ये शुरू हो गया। एक बहुत बड़ी संस्था है केरल शास्त्र साहित्य परिषद, जिसने पूरे केरल में अपना विज्ञान को लेके, रैशनैलिटी को लेके काम करना शुरू किया था, और वो आज भी अपना काम कर रही है। और इसी तहत क्या हुआ, इसी दौरान क्या हुआ कि 1987 में ऐसी 26 ऑर्गेनाइजेशन NCSTC के साथ मिली और भारत जन विज्ञान जत्था का एक रूप दिया गया। शायद ये दुनिया में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था अपने तरीके का, कि जिसमें वैज्ञानिक, कलाकार, सब तरीके के लोग जन जन तक विज्ञान को लेके गए। और बच्चों में शुरू से ही विज्ञान का संचार या विज्ञान की साइंटिफिक टेम्पर को जगाने के लिए नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस भी शुरुआत की गई 1993 से, जो आज तक चल रही है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे देश में लिए गए,
और हम हर साधन को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही पारंपरिक साधन है। समाचार पत्र से हम विज्ञान का संचार करते हैं, रेडियो से है, टेलीविजन से है, विज्ञान की पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, ये सारी चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या ये काफी हैं? क्या हमारा जो समाज है वो इस तरीके का समाज है, क्या ये काफी है? क्या मैं बता दूं, इन चीजों की बात करें तो ये एक इन सब जो साधन मैंने जो पारंपरिक साधन है, इनमें क्या होता है कि एक तरफ इंफॉर्मेशन जाती है, बस आपने जो लिख दिया, आपने जो बोल दिया, आपने जो कह दिया, वो दूसरे तक पहुंच गई। नहीं, कुछ ऐसा साधन भी होना चाहिए जो एक तरफ ना हो, है? दूसरी बात है कि हम लास्ट आदमी तक शायद इस इंफॉर्मेशन को इन साधनों से नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इन साधनों की। फिर एक बारी जो इंफॉर्मेशन चली गई, उस पे आपका कंट्रोल या वैज्ञानिक का कंट्रोल खत्म हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है, जब तक एक तरफा रहती है, उसमें रुचि में गिरावट आ जाती है और हम अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके बाद दूसरे साधन भी शुरू हुए। हम फेस टू फेस बात करें, को ये साधन शुरू हो गए, जैसे जिसमें एक तरफा बात ना हो। जब भी कोई बात चले तो दोनों तरफ से बात आए। आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो आप उसको पूछ सकें। तो म्यूजियम्स की बात चली, वाद विवाद हुए, डिबेट हुए, सेमिनार्स हुए। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि मैजिक भी शुरू हो गया कि चलिए इस मैजिक के पीछे विज्ञान क्या है इसको समझाते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। साई आर्ट भी शुरू हो गया, साइंस फेस्टिवल भी शुरू किए गए और साइंस कैफे भी। ये शायद ऐसे तरीके थे जो आदमी जिसके लिए आप संचार करना चाहते हैं वो सीधे संपर्क में है। थोड़ा सा बेहतर था और नियंत्रण भी था, लेकिन इसमें भी एक थोड़ी सी लिमिटेशंस रह गई कि ये भी बहुत सीमित लोगों तक पहुंच सकता है, शायद आखिरी आदमी तक नहीं पहुंच सकता है। आजकल बिल्कुल कंप्यूटर का जमाना है। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, वेबसाइट की बात करते हैं, ब्लॉग की बात करते हैं, वाईफाई की बात करते हैं, या विकीज की बात करते हैं, पॉडकास्ट की बात करते हैं, और सोशल मीडिया के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। इन सब को हम इस्तेमाल करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि इनकी पहुंच शायद वहां तक है जहां तक हम नहीं सोच सकते, और या जहां तक हमारे जो दूसरे साधन हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल आजकल इनोवेटिव तरीके भी हैं जिसमें विज्ञान संचार जिन तरीकों से किया जा सकता है। बिल्कुल हैंड्स ऑन साइंस, आप हाथ से करके दिखाइए। शायद ये स्टूडेंट्स या स्कूल चिल्ड्रन, कॉलेज चिल्ड्रन जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत लोकप्रिय है। आप विज्ञान को समझाइए मत, आप विज्ञान को करके दिखाइए हाथ से, तो शायद उनकी जो रुचि है या उनका इंटरेस्ट है वो शायद 4 गुना नहीं तो 2 गुना जरूर हो जाएगा। संगीत के तरीके से, संगीत के माध्यम से आप विज्ञान का संचार कीजिए। थिएटर में मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, जन विज्ञान जाथा में जितना इफेक्टिव नुक्कड़ नाटक था, थिएटर था जो हम करते थे, शायद कोई भी माध्यम नहीं था। इसीलिए हाथ से गतिविधियां करें, संगीत से करें, थिएटर से करें, नृत्य से करें, नुक्कड़ नाटक से करें, कठपुतली से करें, कार्टून बना के। आजकल साइंस के अगर कार्टून बनाए तो उनको साइंटून्स भी हम कहते हैं। और हाँ, एक देश के साइंटून्स हैं जो अपने सारे कार्टून्स विज्ञान के तहत बनाते हैं, विज्ञान को लेके ही बनाते हैं। तो इन गतिविधियों को हम इस्तेमाल करके जन जन तक विज्ञान का संचार करने में सक्षम हो सकते हैं। ये सारे तरीके भी आज के दिन हमें अपनाने पड़ेंगे अगर हमें देश के आखिरी आदमी तक विज्ञान को ले जाना है। लेकिन विज्ञान ले जाके करेंगे क्या? बहुत बड़ी बात है ये कि विज्ञान फायदे क्या हैं, क्यों करें हम विज्ञान, क्यों पहुंचे जन जन तक। अपने जीवन को अगर हमने सरल बनाना है तो जो भी हमारे आसपास है हमें उसकी सोच रखनी चाहिए, उसकी समझ रखनी चाहिए। शायद ये विज्ञान का बहुत बड़ा उपयोग है और हम अपने जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं। अप्लाइड साइंस का तो जमाना ही है शायद आज के दिन,
हमारी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उनको अगर हमने हल करना है तो हमें विज्ञान के बारे में जानना ही पड़ेगा और इन तरीके से हमें वैज्ञानिक चेतना की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा कि हम किसी चीज को सोचें दिमाग से कि नहीं इसका ये तर्क हो सकता है, तब हम अपने जीवन में थोड़ा सा स्तर में सुधार कर सकते हैं। हमें कोई डिसीजन लेना है तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना पड़ेगा और बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट भी देती है विज्ञान, ऐसा नहीं, विज्ञान संचार भी रोजगार देता है, हैं? और सिक्योरिटी हम बहुत धनराशि को इसमें डिप्यूट करते हैं, सिक्योर कर सकते हैं कि ये काम अब ये पैसा अब हम विज्ञान संचार के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। इन सब चीजों के साथ साथ अगर हम विज्ञान संचार की इतनी सी बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां हैं, कुछ सीमाएं हैं। हमारा समाज एक जैसा समाज नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, बहुत ही जटिल है। तो जटिलता के साथ हमें विज्ञान संचार में अपनी लिमिटेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा और उस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। इसमें एक चीज खास कहूंगा मैं कि हमें कई बार ये भी होता है कि विज्ञान एक वरदान नहीं, अभिशाप के तरीके से चेरनोबिल हो गया, भोपाल गैस त्रासदी हो गई, तो इन तरीके की चीजों को लेके भी अलग अलग व्यूज रखे जाते हैं। लेकिन हमें इन सब चीजों को काउंटर करते हुए और अंधविश्वास को तोड़ते हुए विज्ञान का संचार करना पड़ेगा, शायद तभी हम अपने कार्य में सफल होंगे। ये मेरा एक आज का वो था। और साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग मच मोर देन इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, ये शायद कार्ल सैगन ने कहा। और इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं, कंप्लीट करता हूं। धन्यवाद।